स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश दंगल में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। लोकसभा का चुनाव है और बिहार की 40 सीटों पर सबकी नज़र है, क्योंकि ये माना जाता है कि बिहार से ही दिल्ली का रास्ता बनता है। सत्ता अगर बनती है किसी की भी तो उसमें बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इस दौर में भी सबकी नज़र बिहार पर ही है। और बिहार में महागठबंधन का जोर है। महागठबंधन या फिर एनडीए, सभी दोनों गठबंधन में दल हैं और दलों के पास सीमित संख्या है, और उन सीमित संख्या में ही अपने उम्मीदवार उतारने हैं। और हर पार्टियां चाहती हैं, हर पार्टी में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो उम्मीदवार बने, और जब पार्टियों की मजबूरी होती है और जब वो अपना उम्मीदवार उन्हें नहीं बनाते हैं तो फिर बगावत का रास्ता भी चुनते हैं। कुछ लोग शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए ऐलान करते हैं और चुनावी मैदान में कूद पड़ते हैं, चाहे किसी छोटी पार्टी के सिंबल पर या फिर निर्दलीय तौर पर, और वो उस चुनाव को प्रभावित भी करते हैं। इस बार भी देखने को मिल रहा है कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं, चाहे उनकी अपनी शख्सियत हो और उस शख्सियत के आधार पर वो चुनाव मैदान में उतर रहे हों, या फिर कोई दूसरा आधार हो, और दूसरा आधार जो होता है वो जाति का भी आधार होता है। उस इलाके से अपने आप को स्थापित करने के लिए और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए भी चुनाव मैदान में उतरते हैं। लेकिन कितना असर पड़ता है उन लोगों के चुनाव में उतरने पर, जब सीधी लड़ाई दो प्रमुख उम्मीदवारों के बीच होती है तो वो त्रिकोणात्मक लड़ाई कितना असर डाल पाती है। आज हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं, और इस चर्चा में आज हमारे साथ हमारे पैनल में कशिश न्यूज संपादक संतोष सिंह जी हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुकांत नागार्जुन जी हमारे साथ हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, अभी जो पहले चरण का जिन 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई, उन इलाकों में अभी गए थे, वहां की स्थितियों को देखा और वहां क्या मुद्दे हैं और क्या फैक्टर है, इस पर भी उन्होंने बहुत बारीकी से देखा, चर्चा भी की, और उसके हमने आप तक उसे पहुंचाया भी। तो अब जब चुनाव अपने पूरे मूड में आ चुका है, ऐसे में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से बागी भी उम्मीदवार बन रहे हैं। बागी चाहे वो जिस रूप में हो, पार्टी से नाराज हो, व्यक्तिगत तौर पर हो, या जो भी स्वरूप हो। पहले संतोष जी से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। संतोष जी, इस चुनाव में ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट फाइट होगा और बागियों की कोई बड़ी भूमिका नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव खुल रहा है वैसे वैसे बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुरुआत इसी से कि क्या असर डाल पाएगा इस चुनाव में, फिर हम उन लोगों पर भी आएंगे कि कौन कौन है और क्या फैक्टर है सीट को लेकर और उम्मीदवार को लेकर। इस चुनाव में बागियों की भूमिका। देखिए आनंद जी, अगर हम बात करें इस तरह से कि बागी, तो पुतल देवी खड़ी हैं बांका से, पप्पू यादव खड़े हैं आपको मधेपुरा से, और अगर आगे आने वाले समय में अगर हम 2-3 और उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार हैं जो गंभीर उम्मीदवार हैं, और वो लोग भी चुनावी मैदान में आने के लिए ताल ठोक रहे हैं। जैसे अरुण कुमार अगर जहानाबाद से उम्मीदवार हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के विधान पार्षद ने कह दिया कि हम महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ और याद करिए, कटिहार वाले मसले में तो मुख्यमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा था अग्रवाल के इशूज पे, और हालांकि वो चुनाव में बैठ गए, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था। तो ये एक स्थिति बनती जा रही है। और अगर हम बात करिए तो ये तमाम जो लोग हैं, पप्पू यादव को छोड़ के अगर छोड़ दें तो सवर्ण हैं, और आने वाले समय में पाटलिपुत्रा से भी सवर्ण एक एसोसिएशन के तहत अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं। जहाँ कहीं भी मतलब सवर्ण का कह सकते हैं कि अच्छा खासा वोट बैंक है, और दूसरे जाति के उम्मीदवार अभी सरल और सुलभ तरीके से जीते रहे। उन जगहों पे जैसे 1-2 सीट के इक्वेशन गड़बड़ाने के बाद वो लोग थोड़ा एग्रेसिव हो गए। हम नवादा में भी ये चीज़ें देखने, नवादा नहीं, हम गया की बात करें अगर, तो गया में भी ये 2 फैक्टर काम कर रहा था। उसमें एक फैक्टर खास करके अगर हम बात करें जाति विशेष की बात करें, तो राजपूत कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद में खासा आक्रोश था निखिल सिंह के टिकट नहीं देने से, और उसका प्रभाव गया में दिख रहा था। तो गया में जो राजपूत कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटर हैं, वो मांझी, पहले मांझी से बेहतर उनका रिश्ता भी रहा है, और कांग्रेस के विधायक हैं जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और कई राजपूत के बड़े लीडर उन गाँव में जाकर उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस बातचीत इसको लेकर थोड़ा वो दूसरे मूड में कि नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। नवादा की अगर हम बात करें, देखिए नवादा में भी कौशल यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे निर्दलीय में एक भूमियार प्रत्याशी खड़ा हो गया। यादवों का कहना है कि जब भूमियार
जब वहाँ एनडीए के उम्मीदवार हैं तो उनको वोट देना चाहिए। उनको वोट नहीं देके आप मतलब एक पूरी रणनीति के तहत भूमिहार उम्मीदवार को चुनावी मैदान में खड़े किए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं गोल बंद हो जाए। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। अब जैसे बांका की ही बात करें, बांका में भी यही चीज़ें सामने आ रही है कि पुतल सिंह पहले से वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं, एक बार सांसद भी वो रही है, तो वहाँ उनको जदयू के खेमे में कोटे में जाने के बाद उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो वो एक बगावती तेवर उन्होंने अपनाया और चुनावी मैदान में है, और उसका प्रभाव दिख भी रहा है कि पूरे उसी तरीके से वो भी यही कह रही हैं कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हम नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं एक अलग तरह की गोलबंदी शुरू हो गई है, और इसका असर जमुई में भी देखने को मिला। हम पुतल सिंह के साथ जो अगर जदयू का प्रत्याशी अगर जमुई में रहता तो काफ़ी निगेटिव चीज़ें जा सकती थी। और आप देखिए राजनाथ सिंह उस इलाके में क्यों जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आसपास गए, जमुई भी जा रहे हैं, जमुई में भी उनका कार्यक्रम है कि वो एक कहीं न कहीं इन लोगों के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि जो भी बगावती तेवर में हैं उनको कैसे मनाया जाए, वो उनके उस प्रभाव को कैसे रोका जाए। इसलिए जो जाति के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको बुलाया जा रहा है, भाषण देने के लिए भी बुलाया जा रहा है कि आके आप उन तमाम लोगों से बातचीत भी करिए। पप्पू यादव की बात आप देख ही रहे हैं, वो आरजेडी के खिलाफ सीधा मोर्चा निर्दलीय शरद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए एक ट्रेंड दिख रहा है इस बार, खास करके बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो हर जगह औरंगाबाद में भी ये भूमिहार कम्युनिटी पर ही निर्भर है कि अगर वो सुशील सिंह के साथ नहीं गए तो सुशील सिंह चुनाव हार जाएंगे। ये आम लोगों का कहना था कि अगर नोटा का वो प्रयोग किए तो वो फिर बहुत मुश्किल होगा उनका चुनाव जीतना। यही स्थिति क्या कहते हैं, आपको गया में भी ये स्थिति देखने को मिला। जदयू से खासी नाराजगी इस बात को लेकर है कि जहानाबाद में उन्होंने हमें सीट क्यों नहीं दिया, हम नोटा का इस्तेमाल कर दें। अब ये चुनाव के दिन अगर कंटिन्यू कर जाता है तो फिर बिहार में काफ़ी कुछ बदल सकती है, जो चुनाव परिणाम की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये कंटिन्यू करना हमें लगता है कि बड़ी मुश्किल है। हाँ, जहाँ अरुण कुमार कंटिन्यू कर सकते हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, पुतल सिंह कर सकते हैं, पप्पू यादव कर सकते हैं। और आज जो क्या कहते हैं, आपको देखे होंगे कि किस स्थिति में इनका नाम सामने आया, जो सच्चिदानंद राय का नाम सामने आया, तो वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अब इसका इलेक्शन के दिन तक कितना प्रभाव रहता है, ये सब कुछ परिणाम पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो अब इलेक्शन के दिन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है सुकांत जी कि बागी की अपनी एक रणनीति होती है और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो ऐसे कास्ट हैं और खास करके फॉरवर्ड सवर्णों की हम बात करें तो उन लोगों में ज़्यादा ये तेवर देखने को मिलता है कि अगर उन्हें नहीं बनाया गया और वो एक ताकत रखते हैं तो फिर वो चुनाव मैदान में उतरने का साहस करते हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी उतरते हैं। ये फैक्टर इस बार भी देखने को मिल रहा है। देखिए आनंद जी, जैसा मैं पीछे से शुरू करूँगा, जो 90 में लालू प्रसाद जब जनता दल के मुख्यमंत्री यहाँ थे, वो बहुत सारे समर्थित पार्टियों की सरकार थी 90 में। लेकिन 91 में जब बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहा था तो लालू प्रसाद ने एक नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये मतलब अगड़े और पिछड़े के बारे में यह हमको लगता है सबसे पहले खुली अभिव्यक्ति, राजनीतिक अभिव्यक्ति थी ये, और जो कि एक भोजपुरी के मुहावरा से प्रेरित हुई थी, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। तो ये इस मुहावरे से प्रेरित हो कि लालू प्रसाद ने दिया कि माल ये वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो अगरों को उन्होंने गोलबंद करने, पिछड़ों को गोलबंद करने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था। इसका फल उनको 91 में भी मिला संसदीय चुनाव में, और 95 के विधानसभा चुनाव में भी मिला। यह नारा धीरे धीरे बिल्कुल जो जातिवाद, राजनीति में जातिवाद जो 90 के पहले जिस फॉर्म में थी उससे ठीक उलट हो गई और काफ़ी अधिक उग्र रूप में सामने आया। जो पहले भी जातिवाद तो पहले से ही रहा, राजनीति में जाति का वर्चस्व तो 1937 से ही रहा है। 1937 में कांग्रेस ने टिकट बांटा था, उसमें जाति भी एक क्राइटेरिया थी, उसकी जाति भी एक क्राइटेरिया थी। लेकिन 90 के
और उसके बाद वो चल रहा था, प्रच्छन्न रूप से चल रहा था, अघोषित तौर पर चल रहा था। लेकिन 90 के 91 के बाद यह घोषित तौर पर होने लगा कि किस जाति को कहाँ से टिकट मिलेगी। फल ये हुआ कि बिहार में राजनीतिक दलों की जातियां होने लगी या जातियों के दल होने लगे। तो इसमें जो ऊंची जातियां थी उनका अब तक वर्चस्व रहा था और उन्होंने अपना काम, अपनी हिस्सेदारी ली थी। इसको चुनौती दी गई और जब 91 के मंडल आयोग लागू होने के बाद 90 के, जो ऊंची जातियों का भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गहरा संपर्क बना, तो बिहार में 3-4 जातियां थी जो राजनीतिक तौर पर बहुत सक्षम हुई और बहुत उग्र हुई, जिसमें अब ऊंची जातियां थी और कुछ पिछड़ी जातियां थी जिनमें यादव थे, कुछ कुशवाहा थे। तो इन लोगों ने लगातार फिर जातियों की हिस्सेदारी शुरू हुई और यह अब इस हिसाब से आ गई है कि हमारी जाति को कम मिला, फलाने जाति को अधिक मिला, इस जाति को मिलनी चाहिए। अभी भी आप सूची देखेंगे, वही चीज है कि अब वो चीजें अब नहीं हो पा रही हैं, रुक नहीं पा रहे हैं वो लोग। अगर नहीं मिलता है तो फिर वो अपने आप को चुनाव मैदान में भी खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। थोड़ा और हम इसको विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि आखिर बागी जब मैदान में आते हैं तो फिर उसका कितना असर पड़ता है चुनाव में। स्वागत है आप सभी का। हम चर्चा कर रहे हैं बागियों की, लेकिन बागी जब होते हैं तो वो सिर्फ बागी इसीलिए नहीं कि उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव मैदान में आ जाते हैं। इसके पीछे की 2 वजहें जरूर होती हैं। एक तो उनकी शख्सियत होती है और दूसरी जो शख्सियत होती है वो जिसके आधार पर उनकी शख्सियत स्थापित होती है, क्योंकि जाति के बिना चुनाव न पहले हुआ न इस बार हो रहा है। सबकी नज़र उसी पर रहती है और उसी के हिसाब से वो तमाम रणनीतियां बनती हैं, उम्मीदवार चुने जाते हैं, मुद्दे भी चुने जाते हैं और उसी आधार पर इस बार भी देखने को मिल रहा है। और जब उम्मीदवार के खिलाफ, अपनी पार्टी के ही खिलाफ कोई बगावत करता है तो उसके पीछे एक बड़ा रीज़न होता है और इसी रीज़न में सबसे ज़्यादा जो रिएक्ट करते हैं जो जातियाँ, उनमें सवर्ण तो ज़्यादा होती हैं लेकिन उसमें भी एक जाति होती है और वो जाति है भूमिहार। भूमिहार अगर वो बड़े नेता हैं और किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उनको नज़रअंदाज किया जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर वो चुनाव मैदान में आ जाते हैं। इस बार भी कुछ लोग हैं जो लोग इस चुनाव मैदान में आए हैं। अभी संतोष जी पुतुल सिंह की बात कर रहे थे, लेकिन महाराजगंज से बीजेपी के ही एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। अपनी पार्टी लाइन से हटकर एक नई पार्टी बनाने की भी उन्होंने बात कही और कई जगहों पर भी कहा उन्होंने कि हम खड़ा भी करेंगे विधानसभा के चुनाव में भी। अरुण कुमार को नज़रअंदाज किया गया, अपनी पार्टी से तो खुद अलग ही हो गए और फिर किसी ने उनको गोद नहीं लिया तो वो भी चुनाव मैदान में आने की संभावनाएं जता रहे हैं। उस जाति की बात, महाचंद्र प्रसाद सिंह और अजीत कुमार को तवज्जो नहीं मिला तो हमसे वो नाराज हो गए, अलग हो गए और अपनी पार्टी का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये ऐसे लोग हैं। तो संतोष जी, एक अभी सुकांत जी एक कहावत कह रहे थे, एक कहावत पूर्वांचल में और प्रचलित है कि राह छोड़ जात होई भूमिहार। ये भी एक कहावत है। हाँ। और उसके पीछे ये है कि धन बल और बाहुबल में वो काफी मजबूत होते हैं, इसलिए वो चुनाव में लड़ते हैं, बगावत करके लड़ने की हिम्मत भी रखते हैं और उसको प्रभावित भी करते हैं। देखिए आनंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा पीछे चलिए तो वो दौर देखिए कि खास करके जातीय से जब पद्मावत फिल्म को लेकर पूरे देश में हंगामा चल रहा था तो राजपूत के एक नए संगठन के तौर पर करनी सेना सामने आई। करनी सेना के सहारे हर पूरे देश में अपना हर जगह डिस्ट्रिक्ट में, अनुमंडल, प्रखंड में संगठन उन्होंने तैयार किया। वो भले ही वो उद्देश्य था पद्मावत फिल्म का हमें विरोध करना है या जो, उस वजह से एक मतलब कास्ट लाइन पे, मतलब मोदी का जो अपना खुद का लाइन था या बीजेपी तेजी से आया उतनी तेजी से दब गया। हाँ, पता ही नहीं चला। लेकिन वो मध्य प्रदेश में भी उनको परेशान किया, राजस्थान में भी परेशान किया और छत्तीसगढ़ में भी। लोग कहते हैं कि करनी सेना का इम्पैक्ट पड़ा। बिहार में भी अगर हम बात करिए तो बिहार में देखिए
करनी सेना का क्या इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन सत्ता में हमें भागीदारी, ये लोग इन लोगों से जब हमारी बात हो रही थी तो कह रहे थे भाई देखिए देश प्रदेश में मांझी कितना परसेंट है, कुशवाहा कितना परसेंट, सहनी कितना परसेंट, ये लोग अलग अलग कुनमा बना ले रहे हैं, किसी को 5 सीट मिल रहा है, किसी को 3 सीट मिल रहा है, तो भाई हम अपना कुनमा क्यों नहीं बनाएंगे? हम अपने जात का प्रतिनिधित्व के साथ हम किसी से समझौता करेंगे, कहेंगे हमको भी 5 सीट दीजिए। ये जो कास्ट, छोटे छोटे कास्टों का जो एक एसोसिएशन बना के जो समझौते की जो परिचलन बढ़ी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए अब रामविलास पासवान की संख्या कितना इस प्रदेश में, तो ये अब इच्छा, इस तरह की इच्छा जागृत हुई है सवर्णों में भी, और खास करके राजपूत इस क्षेत्र में पहले भी प्रयोग करता है। आनंद मोहन के समय में उन्होंने प्रयोग किया विप्लव बना के, और लोग हारते जीतते रहे। लेकिन भूमिहार को सबसे देखिए बिहार में समस्या ये है भूमिहार को कि बातचीत में भी है कि राजपूत को बताइए वो 7 सीट दे दिया जादव को, हाँ जादव है ही, और उसके बाद 1 सीट हम बीजेपी दी भी तो नवादा से उसको बेगूसराय भेज दिया, और उस नवादा से बेगूसराय भेजने में ठीक है एक भूमिहार प्रत्याशी का ही योगदान रहा, ललन सिंह को सेट करना था जदयू, लेकिन उसको लगता है कि जदयू जो है पूरी साजिश के तहत हमारी कम्युनिटी के पीछे पड़ा हुआ। और अगर आप बात कीजिए बिहार के 2005 से लेकर अभी तक की राजनीति की, ये सही बात है कि डेवलपमेंट के नाम पर नीतीश कुमार राजनीति करते रहे, लेकिन ये दूसरी बात ये भी है कि जितने भी राजपूत के बड़े नेता हो, भूमिहार के बड़े नेता हो, ब्राह्मण के बड़े नेता हो, उनको बड़ी साजिश के तहत, साजिश हम कह सकते हैं कि उनका पर कतरा गया, चाहे वो प्रभुनाथ सिंह हो, नरेंद्र सिंह हो, अगर हम भूमिहार नेता की बात करें जगदीश शर्मा का परिवार हो, जगन्नाथ मिश्रा का परिवार हो, आप देखिएगा कि ये पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि देखिए ये जो तमाम नेता हैं वो डिमांड करते हैं सत्ता में, जब उनकी भागीदारी होती है तो वो डिमांड करते हैं कि हमारे अनुसार एसपी होना चाहिए, कमिश्नर होना चाहिए, पुलिस कप्तान होना चाहिए, डीएम होना चाहिए, बाकी तो थानेदार चाहिए, वीडियो चाहिए। ये बाकी जो लोग हैं वो जिस बैसाखी से चुनाव जीत कर आते हैं तो वो सिर्फ जात के प्रतिनिधित्व के रूप में उन्हें मंत्रिमंडल भी मिल जाता है, और बस उससे ज़्यादा उनको पता चला उनको सेक्रेटरी भी अपने अनुसार नहीं दे रही है सरकार। लेकिन ये जो अभी देखिए 2005 से लेकर 2019 तक के बीच में आप देखिए कितने बड़े लालू यादव से लड़ने वाले प्रभुनाथ सिंह समाप्त हो गए, कहाँ चले गए। तो ये जो दावेदारी की बात आई है, देखिए आप ये एक अलग तरह की राजनीति बिहार में, आप पहले जात के नाम पर लालू यादव भी जो है राजनीति करते रहे, तो ये छत्रप अपने अपने तरीके से, क्योंकि कास्ट आधारित सीधी राजनीति थी, तो सीधी राजनीति में आर पार की लड़ाई होती थी, अपने अपने कास्ट के साथ वो उस तरह से इंटैक्ट हुआ। जब से डेवलपमेंट के नाम पर राजनीति शुरू हुई तो जो एक उसका कास्ट बेस था वो डेवलपमेंट के सहारे जो है मतलब अपने छत्रप को भी भूलते गए, छत्रप के लाइन पे आगे नहीं बढ़े, क्योंकि पहले तो अस्तित्व की लड़ाई थी। क्या अगर यादव और राजपूत के बीच अगर छपरा और सिवान और इस इलाके में अगर आमने सामने है तो प्रभुनाथ सिंह एक नायक के रूप में थे। चुनाव आया और उस वक्त जो है वो उस कॉम्बिनेशन के साथ बने रहना है, और उस कॉम्बिनेशन को हराया भी लगातार हराते रहे वो। लेकिन जब बदलाव होता है तो बड़ी मुश्किल होता है। ये डेवलपमेंट की राजनीति जब से शुरू हुई उसमें ये तमाम छात्र लोग गोल हो गए। लेकिन होता ये है कि कोई भी जात का आदमी संकट में है या जात का पदाधिकारी हो, मेरा अनुभव तो यही रहा है कि सबसे पहले अपने जात के नेता के पास पहुंचता है, क्योंकि सरकार भी भले ये डेवलपमेंट का विकास की सरकार हो, लेकिन सरकार भी पदाधिकारियों की नियुक्ति के वक्त ये जरूर देखता है कि ये कौन सी जाति का लोग, प्रायोरिटी में रहता है, प्रायोरिटी में रहता है, किस मंत्री के साथ किसको मंत्री, किसके साथ कौन जाएगा, कौन डीएम बनेगा। तो जब सत्ता में भागीदारी भी आप कास्ट के आधार पर करते हैं तो ये कुछ दिनों तक ये चीजें चली, लोग बर्दाश्त किए कि सामने में लालू यादव का चेहरा था। इस बार ये दिख रहा है कि ये अब वो चेहरा नहीं है, अब ये भागीदारी खोजते हैं, हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। और यही वजह है कि भूमिहार कम्युनिटी जो इस तरह से काफी एग्रेसिव होकर जो कैंपेन कर रही है कि हमारा उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए। देखिए शिवहर के मामले में भी यही चीज हो रहा है। एक सच्चिदानंद की बात हो रही है, उनसे बात की, उसी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी पर शालिनी हमारे सहयोगी ने बात की, जरा सुन लेते हैं वो उन्होंने क्या कहा, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के विधान पार्षद सच्चिदानंद राय हमारे साथ है, पार्टी से नाराज है, क्यों नाराज है उन्हीं से जान लेते हैं, और क्या करने वाले हैं ये भी जान लेते हैं। क्या करना आगे का क्या कदम है? लोगों ने मुझसे संपर्क किया, कहा कि देखिए एक तो जो बंधुआ मजदूर समझे हुए ब्रह्मजनों को
उसके बदले में भी एक आवाज़ उठाना ज़रूरी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और दूसरा, महाराजगंज के लोगों को एक अच्छा विकल्प देने की ज़रूरत है। उन लोगों ने मुझसे आग्रह किया और मैंने भी काफ़ी आकलन करने के बाद तय किया कि नहीं, ये चुनाव में लड़ूंगा, जीतूंगा और दोनों काम एक साथ सिद्ध होगा। एक तो महाराजगंज की जनता को एक साफ सुथरा छवि वाला MP मिलेगा और दूसरे ब्रह्मजनों की ओर से जो है भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो मुखबरान हैं उन तक संदेश जाएगा कि हम जो है उनके बधुआ मजदूर नहीं हैं। हमारे बाप दादों ने इस पार्टी को बनाया है और आप देखिएगा तो आज जो बीजेपी जितना बड़ा आलिशान। लेकिन सच्चिदानंद जी, आप तो बागी माने जाएंगे ना, क्योंकि आप पार्टी के जो घोषित कैंडिडेट है उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जाएंगे। जो मानते हैं वो कार्रवाई करें। मैं नहीं मानता कि मैं बागी हूँ, मैं तो सही काम कर रहा हूँ। जो समझते हो कि मैंने गलत काम किया है तो फिर जो कार्रवाई करना है करेंगे, तो स्वागत है। तो ये माना जाए कि आप जो वहाँ के घोषित उम्मीदवार हैं उनसे नाराज हैं, ना कि पार्टी से नाराज हैं? नहीं, नाराज तो हम पार्टी से ही हैं। घोषित उम्मीदवार वहाँ की जनता को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए उसके विकल्प के रूप में आ रहा हूँ। लेकिन पार्टी से तो नाराजगी के कारण है, पूरा समाज नाराज है। सिर्फ हमारे यहाँ थोड़ा ही है, आप देखिएगा कई सीटों पर इस तरह का जो है सब बिगुल फूकने के लोग तैयार बैठे हुए हैं। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, आपसे बहुत से लोग जो बात नहीं कर रहे हैं लेकिन तैयारी कर चुके हैं। मैं जानता हूँ कितनी सीटों पर, कम से कम 15 से 16 सीटें हैं जहाँ बाकी उम्मीदवार ब्राह्मण समाज से खड़ा होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली भारतीय जनता पार्टी को। जिस समाज ने आज तक उसको मजबूत बनाने का काम किया, आज वही समाज बगावत पर है और इस बात को नहीं। तो सच्चिदानंद राय अपनी रणनीति बता रहे हैं आखिर क्यों नाराज हैं और चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। एक समय था, अभी संतोष जी ये बात कह भी रहे थे सुकांत जी, कि एक समय था जब इन लोगों को ज़्यादा महत्व मिलता था और श्री बाबू चीफ मिनिस्टर थे, उनकी वो अपने आज़ादी की लड़ाई के एक नायक थे और उस हिसाब से वो उनकी एक पहचान थी। लेकिन बाद के समय में उनको उसमें भी उन जातियों के बंधन में बांध दिया गया और उससे भी राजनीति की धारा को आगे बढ़ाने की ऐसे लोगों ने कोशिश की। अब जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि और भी लोग ऐसे आएंगे, कुछ नाम संतोष जी भी बता रहे हैं, धन बल बाहुबल में ये लोग आगे हुआ करते थे। समय और परिस्थिति को भी भांपने में ये जो वर्ग है सबसे तेज है और इस बार भी वो भांप रहे हैं। अब देखिए 40 सीटों में 17 सीट बीजेपी के पास है, 17 जेडीयू के पास और 6 उनके पास है एलजेपी के पास, लेकिन 3 सीट पर भूमिहार कैंडिडेट बीजेपी ने दिए, जबकि बीजेपी का वो कोर वोट माना जाता है। संतोष जी भी बता भी रहे हैं। चंदन कुमार है नवादा से, गिरिराज सिंह बेगूसराय से और मुंगेर से राजीव रंजन सिंह ललन सिंह है। तो यहां पर आकर सिमट गया। तो क्या ये जातीयता का बोलबाला होने के साथ साथ सियासत में इनकी जो हनक हुआ करती थी अब वो खत्म हो रही है और उसी के लिए अब ये नॉक कर रहे हैं कि नहीं, हम हैं, हमारा अस्तित्व मिटे नहीं, बचा रहे और हम चुनाव मैदान में हैं और हम स्थितियों और परिस्थितियों से मुकाबला करने की स्थिति में हैं। जी सर, सुकांत जी। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये जाति की हनक बचाने की बात है। इसको आप इस ढंग से भी देख सकते हैं कि जैसे सच्चिदानंद जी अभी कह रहे थे, सच्चिदानंद राय, कि कम से कम 15 सीटें हैं जहां पर उनकी जाति मतलब भूमिहार के लोग उम्मीदवार आ रहे हैं। तो कुछ तो हम लोग को भी ये जानकारी है, जैसे वैशाली में, जैसे मुजफ्फरपुर में, जैसे पाटलिपुत्र में, पटना में भी चर्चा हो रही है, जैसे जहानाबाद में। तो कई जगह ये लोग आ रहे हैं। हो सकता है कुछ और जगह पर हो जिसकी जानकारी अभी आनी है। तो जो इनकी हिस्सेदारी थी उसमें कमी आई है। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो अग्रणी जाति के उम्मीदवार होते थे उसमें भूमिहार और ब्राह्मणों की संख्या अमूमन 3-3 होती थी। इस बार वो घट गई है। तो घट गई, इसका रिएक्शन है। ओवरऑल 3 सीट आज की तारीख में भूमिहारों को केवल एनडीए से मिला है, केवल 3 सीट। तीनों घटक दल से एक उम्मीदवार हैं। तो रिएक्शन का होना स्वाभाविक है कि वो अपनी जो हैसियत थी उस हैसियत में वो कमी महसूस कर रहे हैं और वह लड़के हासिल करने वाली जाति है। तो उसका वो नेचर रहेगा ही कि हम लड़के इसको फिर हासिल करें अपनी हैसियत को। तो इस लिहाज से सच्चिदानंद राय जी के इस बयान को इस रूप में देखा जाए कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए लालू प्रसाद यादव जैसे नेता से लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई का हमको प्रतिफल यह अब मिल रहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वहां पहुंचा दिया जहां वो बिहार में पहुंचने की हालत में नहीं थी और आज हमें नजरअंदाज कर हाँ, ठीक है। तो हम इसका विरोध करेंगे और क्षेत्र में विरोध करेंगे। हमें कहा जा रहा है कि हम कंक्लूड करें, लेकिन संतोष जी कंक्लूजन आप ही से कि बांका की बात आप कर रहे थे। बांका में दिग्विजय सिंह भी बगावत करके लड़े थे और चुनाव जीते थे।
तो ये स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, उसमें नतीजे भी निकलते हैं, वो आप देख पा रहे हैं अभी तक की जो सिचुएशंस हैं उसमें, कि वैसी परिस्थिति भी आ सकती है कुछ सीटों पर? वाकई में देखिए, कुछ सीटों पर जैसे पप्पू यादव की सीट बात करें या पुतल देवी की बात करें, दो सीटों पर अगर बात करें, दोनों जगह पे दिग्विजय सिंह की अपनी एक छवि रही है, वो निर्दलीय चुनाव जीते, और इस बार भी उस छवि का उनकी बेटी कैंपेन कर रही है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, और बाकी जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो भी उनको मदद कर रहे हैं। यही स्थिति पप्पू यादव के साथ भी है। पप्पू यादव देखिए, वहाँ उस इलाके में यादव, कोई मजबूत यादव सवर्णों के साथ खड़ा नहीं रहता था इससे पहले। अब लग रहा है कि राजद जब लालटेन इसका विरोध कर रहा है तो उस इलाके के जो सवर्ण मतदाता हैं, क्योंकि देखिए पिछले 5 साल के दौरान उन्होंने सवर्ण लोगों की भागीदारी सत्ता में बढ़े, क्योंकि उस इलाके में बड़ा मुश्किल था चीज़ों को कंट्रोल करना, तो ये उस लाइन पे अब राजनीति चल गई है। और यही वजह है कि सुपौल में भी और मधेपुरा में जो सवर्ण मतदाता हैं वो पेशोपेश में है कि हम किसके साथ जाए, ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि ये लालटेन के खिलाफ एक चेहरा सामने आया है। और यादव और सवर्ण हम एक साथ अगर हो गए, पूर्णिया से इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े कि सवर्ण का हमको वोट मिल जाए। ये एक रणनीति के तहत उन्होंने ये काम किया है कि अगर पूर्णिया खड़ा हो जाते तो फिर मधेपुरा में उनको साथ नहीं मिलता। तो ये एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन उस इलाके में बना रहे। तो इस सब लहर के बावजूद जो स्थानीय मुद्दे हैं इस बार काफ़ी मजबूती के साथ हमें लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, उनको वो चुनौती दे रहे हैं अपने तरीके से। बिल्कुल, और ये इन्हीं लोगों ने बोया है तो काटेंगे भी यही लोग, और इन्हीं लोगों को ये परेशानियां होती हैं, चाहे वो कोई जाति हो। अब जो हमें इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो हम अलग हो रहे हैं। रेणु कुशवाहा भी अभी बीजेपी छोड़कर अलग हुई हैं और उन्होंने कहा है कि कुशवाहा समाज को बीजेपी ने तरजीह नहीं दी है, इसलिए हम एनडीए के खिलाफ प्रचार करेंगे। और कई ऐसे नाम है। बहरहाल इस पर चर्चा भी आगे जारी रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कशिश न्यूज़ के साथ।